प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। जी, हाँ, आई थिंक आस्था किरण के सारे बच्चों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए, मेरा नाम सैफरन है, मैं मुंबई से हूँ और आज मैं, करमन, याफ्रीन, हम सब मिलके आपका एक सेशन लेंगे। और दोनों आशा स्कूल और आस्था किरण स्कूल से मेरा ये कहना है कि ये आज जो है ये सिर्फ एक चर्चा है, ठीक है। हम एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ शुरू करेंगे, है ना। आपको जब भी कोई बात समझ नहीं आई या कोई बात सुनाई नहीं आई या आपको लगता है कि हम थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं या आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत है, तो आप तुरंत हमें बोल दीजिए, है ना, और हम आपको बता देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ करमन, याफ्रीन और मैं आपके शिक्षक नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जो आपसे जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं हम क्या सोचते हैं, है ना। तो आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, पेंसिल पेपर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप सब जो भी मन में आए बेझिझक बोलिए, क्योंकि आई थिंक कि कई चीजें हैं जो आज हम आपसे जानना चाहते हैं और कई चीजें हो सकती हैं शायद हम आपको बता सकें, है ना। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि हम सेशन में क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी हम करना चाहेंगे, है ना। तो एक्टिविटी के बारे में मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ 4-5 फोटोज दिखाऊंगी, ठीक है। और हमको ये देखना है कि हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अच्छा ये फोटोज देखकर आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको फोटो दिखाऊं और मैं एक सवाल पूछूं, जिनको भी आंसर देना है वो अपना हाथ ऊंचा कर ले, ठीक है। और जो टीचर्स बैठे हुए हैं क्लास में वो प्लीज हमारी इतनी हेल्प कर दें कि क्योंकि हम बच्चों का नाम भी जानते हैं तो आप उनको एक एक करके बोलने के चांस दें, है ना। तो ये सबको समझ आया? ऑल ओके? यस, ओके। सो जब भी कोई बात ओके लगे तो ओके, और अगर नहीं लगे, समझ ही नहीं आई, मैंने कुछ बात कही आपको लगा रही है क्या बोल के चली गई, तो नो कर देना, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी या जो हमारे साथ सेशन में है वो मेरी हेल्प कर देंगे, है ना। ओके, हाँ, यस, परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली पिक्चर देखिए, ठीक है, सबको दिखाई दे रही है पहली पिक्चर? ओके। अब आप मुझे, आपके मन में क्या, ये फोटो देखकर आपको क्या लगता है, क्या है ये फोटो, किस बारे में है ये फोटो, कुछ भी जो बताना है इस फोटो के बारे में, कलर भी बताना है आप मुझे बता सकते हैं। बट एक एक करके जिसको जो बताना है इस चित्र के बारे में वो अपना हाथ ऊपर कर ले। यहाँ पे कोई गलत आंसर्स नहीं है, सब हाँ, आंसर्स सही है। बिल्कुल बिल्कुल। यास्मीन, करमन, राहुल सर, क्षितिज और एनीबडी जिसको भी अगर कुछ बताना है इस पिक्चर के बारे में, आशा स्कूल, आस्था किरण स्कूल, कम ऑन। हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये लड़की जो है ये काम कर रही है ऑफिस में बैठ के, जी या राहुल सर, अपने आई घर थिंक से। आस्था किरण की 1-2 लड़कियों ने हाथ ऊंचा किया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। मैम इस पिक्चर में ये है कि एक जो लड़की है वो एजुकेट, वो पढ़ चुकी है, वो अब जॉब कर रही है, वो एक इंडिपेंडेंस हो गई है कि वो अपने खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, वो जॉब कर रही है। बिल्कुल सही। ओके, तो आपको लगता है वो पढ़ लिख के अब जॉब कर रही है, काम कर रही है। इंडिपेंडेंस हो गई है, मतलब उसको किसी की है ना किसी की हेल्प नहीं, मतलब कि वो आत्मनिर्भर है। यस मैम। हाँ, ओके ओके, गुड। अच्छा, ये एक तरीका है देखने का इसे। जी। इसमें और आशा स्कूल से भी कोई बोलना चाहेंगे? अमित जी, बेटे आप लोग कुछ बोलना चाहोगे वाराणसी से? कोई भी? कुछ भी जो मन में आ रहा है, क्या लगता है? वो अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अमित। आस्था किरण से भी कोई होस्ट भी बोलना कर चाहता सकता है अनम्यूट, होस्ट भी अनम्यूट कर सकता Oh, है just कोई, अच्छा, अगर अच्छा अच्छा, वो कर होस्ट भी सकता है। अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। आई थिंक वो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
जिसको बोलना है ओ, आप लोगों की वर्कशॉप। मुस्कान बोल रही है कि लैपटॉप चला रही है। हाँ, लैपटॉप चला रही है, यू आर राइट। जी बिल्कुल सही। ओके, तो आशा किरण, आई थिंक एक दो लड़कियां और। हाँ, हाँ, और है, वो बोलना हाँ, चाहती है। बोलिए बोलिए एकदम बोलिए। बोलिए बोलिए। वो मैं अपनी लाइफ से एकदम खुश है क्योंकि वो एजुकेट हो चुकी है। मतलब सेटिस्फाइड है कि मुझे मतलब जरूरत है पर अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, सेफ है और उसको इतनी नॉलेज है कि वो कहीं भी जाएगी तो वो हर चीज कर सकती है। मुझे ये समझ आ रहा है इस पिक्चर से। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो खुश लग रही हैं इस फोटो में? वो भी लाइफ से भी खुश है क्योंकि वो एजुकेट है, उसको पता है, राइट समझे, पता है कि मतलब मुझे क्या करना है। अच्छा, ओके ओके। मेरे को भी कुछ दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ। या श्योर। आई गेस उसकी राइट आई उसकी नहीं है, वो शी इज ऑल्सो, मतलब वो विकलांग है मेरे ख्याल से साथ में। आई गेस मतलब मुझे ऐसा मेरी शायद गलत भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन, यू आर बट एक्चुअली वेरी राइट। तो बच्चियों के लिए क्षितिज जी ने ये नोटिस किया कि जो लड़की दिख रही है फोटो में, इसकी एक आंख अगर आप देखेंगी तो बंद है ना? या दिख रहा है सबको? तो हाँ, ये एक्चुअली जिस वेबसाइट से मैंने ये फोटो ली थी, उसमें यही एक कहानी थी ऐसी एक लड़की के बारे में जो जिसकी एक आंख किसी कारण से बंद करनी पड़ी थी, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। तो वो जब जो काम कर रही है वगैरह, है ना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। ओके, आई थिंक आशा किरण में वो ग्रीन शर्ट वाली आप बोल रहे थे, राइट? कुछ बोलिए, कल्पना बोलिए। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हाँ, उनको आशीष, आप उनको जो बोल रहे हैं उनको आगे आने को बोल दीजिए, या फिर आप उनको वो फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, जी ओके, आई थिंक जी, विमला मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? वो सोनी है। सोनी मैम, यस सॉरी। जी, मेरा नाम सोनी है। जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चेयर पे बैठी हैं, जो अपना काम कर रही हैं, एक चीज को हमको देखने में ये लग रहा है कि वो अपने आप से बहुत खुश है कि वो अपने पैर पे खड़ी हैं, कुछ बता रही हैं कि मतलब अगर हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो आज जब हम जिससे हम लोग हैं, जिससे भी उस तरह से मौका हमको नहीं मिल पाता है कुछ करने के लिए, अगर हम अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे, हुनर सीख लेंगे तो एक बार हमको भी ऐसे बैठने का मौका मिलेगा। जी जी ओके, तो आई थिंक अगर आप सब अगर हम आगे नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, क्योंकि कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस मैं ये जानना चाहूंगी सबको एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन जो वो सोचते हैं इस चित्र के बारे में, वो सुनाई पड़ा? सबने एक दूसरे की बात समझी? किसी को किसी बात से अगर लगता है कि नहीं ये शायद उतना सही नहीं है, मुझे कुछ अलग लगता है, तो वो भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ओके, तो आई थिंक हम नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ओके, ये पिक्चर देखिए और सेम सवाल, आपके मन में क्या आ रहा है? क्या सीन है ये? क्या दिख रहा है? खुश दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं, आपको लगता है ये चित्र आपसे काफी मिलता जुलता है, या आपने कभी ऐसा सीन देखा नहीं है? वो भी आप जैसे भी आप जानना चाहें, जैसे भी आप जो सोचते हैं वो आप एक एक करके बोल सकते हैं।
अच्छा, तो ये नहीं समझ आ रहा वो खुश है कि दुखी है। जी, ओके। और वो कर क्या रही हैं? जी, जी, सब एक एक करके बोलें क्योंकि फिर एकदम नहीं समझ आ रहा है। हाँ जी। इस साइड जो इक्विटी है वो तो सफाई करने को तो हैप्पी भी है, बट नेक्स्ट लगा है वो जो साइड में है ना, इसके बाद वो दिखता नहीं समझ पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके जी, आपको ऐसे दिख रहा है जी। और पता है मैंने जब ये फोटो सबसे पहली बार देखी थी, मेरे को ये याद है, अरे हम जो आशा स्कूल, आई थिंक आप म्यूट पे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए उसको काम करना पड़ता है। जी क्या, क्यों क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। ओके, आपको ऐसा ओके। लगता है? जी जी, ऐसा भी हो सकता है जी। तो बच्ची वो पढ़ना चाह रही है, वो सेटिस्फाइड मैम। हाँ जी, बोलिए। जो उसकी मदर है वो हमें मदर है उसकी, तो वो सेटिस्फाइड है कि मैं देती हूँ अपनी सफाई कर रही हूँ, बट उसकी साइड में गर्ल है वो सेटिस्फाइड नहीं है, मे बी बस सफाई है बट वो कंफ्यूज है कि पढ़ाई या सफाई के बीच में। तो पढ़ने में भी कंफ्यूज है, एक्सेप्ट नहीं लग रही है मुझे तो वो फिर लाइफ सेटिस्फाइड नहीं मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है जी। अच्छा, तो आप सब में से मेरे को एक चीज बताइए, हाथ खड़े करिएगा, ठीक है? तो किस किस की मम्मी ने कभी कोई काम करने के लिए बोला है घर का, और एकदम से अपना ऐसा मुंह नाक बन जाता है कि यार ये नहीं करना था, कैसे करना पड़ रहा है ना? क्यों किसी और से नहीं करवा लेती, मेरी बहन से करवा लो, उसको तो कुछ काम भी नहीं है, वैसे टाइप का आता है ना मन में। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। शायद बच्ची को काम नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है आज, वो भी हो सकता है ना? तो जी, वो भी हो सकता है। तो ये हम, अच्छा, तो यहाँ जो मेरे को समझ आया है कि कई लोगों को लग रहा है कि जो मम्मी है वो खुश दिख रही हैं क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की, उनके मुंह में स्माइल दिख रही है, बट जो बेटी है वो उतनी सेटिस्फाइड नहीं लग रही है। आई थिंक किसी एक ने ये भी बोला कि शायद वो अशिक्षित है इसलिए उनको साफ सफाई करनी पड़ रही है ना? और किसी एक ने बोला कि अच्छा वो घर की साफ सफाई कर रही है, उनका काम है, वो शायद इसलिए उतनी सेटिस्फाइड नहीं, लग नहीं रहा है खुश है। जी सोनी मैम, आई थिंक आप म्यूट पे हैं जी। हाँ बोलिए। हमें जैसे चित्र जो है ये देखने में हमको ये लग रहा है कि जैसे अगर हम अपने ससुराल में हैं तो हमारा जैसे कुछ तबीयत ठीक नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं अंदर है, लेकिन जबरदस्ती हमसे काम करवाया जा रहा है। आप दवा खा लीजिए आराम हो जाएगा, लेकिन आपको इतना काम करना है, घर का सफाई करना है, खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना है, बच्चों को संभालना है, परिवार को भी देखना है। जबरदस्ती हम लोगों से ऐसा चीज कराया जाता है, ये देखकर हमको ये अनुभव लग रहा है। ये तो आई थिंक जो आपने बात कही है हम सब रिलेट कर सकते हैं, सबके घरों में किसी ना किसी के साथ ये दुर्व्यवहार तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी घर घर की कहानी हो गई है कि बहुत सैड बात है, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई भी है। तो ओके, तो आई थिंक इस फोटो से हम आगे बढ़े। किसी और को कुछ और कहना है लड़कियों में? एक एक करके बोले बेटे जी। भी लगी है, भी लगता है बोलिए बोलिए। छोटी लड़की है तो
पर बच्चे बोले वो मैरिड है। कंफ्यूजन क्लियर करिए कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। ओ, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये हम भी जानते हैं क्योंकि उसके पहन सहन से ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो शायद शादीशुदा हो सकती है ना। हाँ, उसने साड़ी पहनी है। हो सकता है, हो सकता है यार। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन है, वही हमने स्टार्ट में ही कहा था ना, हमको पता नहीं क्या सही क्या गलत। हम ये देखना चाहते हैं हम क्या सोचते हैं इन पिक्चर्स के बारे में, है ना। तो ये भी हो सकता है कि शायद वो लड़की शादीशुदा है। ये भी बात हो सकती है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं। और ये फोटो थोड़ी अलग है, ठीक है। तो इसमें आप सब एक एक करके हाथ उठाइएगा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो ये फोटो देखते हैं। ये जो फोटो है, सबको पूरी फोटो दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है जी। तो इसमें मैं बस ये बताना चाहूंगी, ये जो फोटो है इसमें पहली चीज, पहले तो सब एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अब अपन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जो आपका दाहिना हाथ है वो उस तरह से, ठीक है। वहां से स्टार्ट करते हुए आप मुझे बताइएगा कौन ऐसा कौन से किस किरदार या किस जॉब के बारे में ये फोटो दिख रही है, ठीक है। ओके, आशा स्कूल ऑल ओके। बायां हाथ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेफ्ट इज बाया, बाएं बाएं या लेफ्ट इज बाया। हाँ, हाँ जी, बाया। सॉरी माय मिस्टेक। तो बाएं हाथ से शुरू करेंगे, हाँ हाँ है ना। तो ये फर्स्ट दिख रहा है जिसमें ऐसे प्ले बटन वीडियो टाइप का दिख रहा है, उसमें क्या क्या लगता है, क्या है? रुक जाओ, कर रहा हूँ, रुक जाओ। आशा स्कूल आप लोग म्यूट पे हैं, तो किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। किसी को बोलना है? क्या है? क्या लगता है ये कौन कौन से पेशे को दर्शाता है ये फोटो? मूवी मेकिंग। मूवी मेकिंग? कहाँ वाला ये? जी, मूवी मेकिंग, व्हाई नॉट, हो सकता है। मैंने जब देखा था तो मेरे को YouTube की याद आई थी कि जो YouTube पे वीडियोस बनाते रहते हैं लोग, वो शायद उनमें से भी हो सकता है, राइट। अच्छा, दूसरी फोटो बोलिए। कैमरामैन जो शादी में आके जब आप खाना खाते हैं वो वाली फोटो लेते हैं ना। हाँ, वो ओके। और उसके बाजू में जो है आग दिख रही है, जहाँ आग में पानी डाल रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, जो दमकल लेकर आते हैं, फायर फाइटर्स, है ना। अच्छा, आस्था किरण स्कूल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? रुकिए 2 मिनट जी। अरे मैम ये रुकिए। बेटे आस्था किरण, जब तक आप ठीक कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, आई थिंक। अच्छा, तो फिर अगली फोटो में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या है? जिस क्या है? किससे संबंधित है? वो रेशम बोल रही है, डॉक्टर है वो जी, वो थर्मामीटर क्या है? जो स्टेथोस्कोप आपको दिख रहा है ना। अच्छा, और नेक्स्ट फोटो क्या दिख रही है आपको? हाँ, नर्स हो सकती है। जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, आखिरी रो पे आते हैं। आखिरी रो पे ये जो आपको लेफ्ट मोस्ट बाएं हाथ की तरफ कौन सी, ये जो है मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? हाँ, वो कौन सा पेशा है?
क्या है? सैलून, हेयर पार्लर, हाँ राइट राइट राइट। अच्छा, और उसके फिर ये चौथी वाली, बाएं हाथ से चौथी वाली क्या लगता है, कौन सा पेशा? हाँ, खेती किसानी, जी जी जी। अच्छा, अब उसके बाद वाले ये क्या लगते हैं आपको, ये जिनकी? अरे यार, हाँ बताइए, आस्था किरण स्कूल। आशा स्कूल क्या लगता है? पैसा। हाँ, पैसा है तो बैंकर हो सकता है शायद, है ना? बैंकर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, यही ख्याल आते हैं ना। तो अच्छा, अब दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल, मुझे एक बात बताइए, जब आप ये बैंकर के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या एक महिला याद आती है या एक पुरुष याद आता है? ऐसे ख्याल किसका आता है, एक महिला का ख्याल आता है कि पुरुष का ख्याल आता है? बैंक का मतलब महिला से जुड़ा है, पुरुष से जुड़ा है। दोनों समझ में आता है। ओके, आस्था स्कूल आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ओके, आस्था किरण जी, तो आप लोगों अब आप लोगों को दिख रहा है ना सब सही सही? तो अब मेरा, अब अच्छा, ये वाली फोटो के बारे में बताइए जो हमने सबसे पहले देखी, जो जिसमें का सलोन है, राइट? हाँ, तो इसमें आपको पुरुष याद आते हैं या महिला याद आती हैं, किसका ख्याल आता है? सैलून में महिलाओं का नाम आता है, सैलून का नाम आते हैं, दिमाग में महिला का आता है कि पुरुष का? पुरुष का आता है। अच्छा, ओके। आस्था किरण स्कूल के आप लोग अग्री करते हैं, आप लोगों को पुरुषों का ख्याल आता है जब आप सैलून? अच्छा, और मैं अगर ब्यूटी पार्लर बोलूं तो ब्यूटी पार्लर तब महिलाओं का ख्याल आता है? तो नाम से फर्क पड़ता है ना? हाँ। अच्छा, अब मैं बोलूं, यहाँ आप लोग ने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर में पुरुष याद आते हैं या महिला याद आती है? अच्छा, आस्था किरण आप लोग कह रहे हैं दोनों ही ख्याल आते हैं, और आशा स्कूल आपका क्या ख्याल है? दोनों। अच्छा, दोनों। और नर्स में पुरुष का ख्याल आता है कि? नर्स में सिर्फ महिलाएं। अच्छा, ओके। और आस्था किरण आप लोगों को? अच्छा, ओके। तो आई थिंक जी, तो आई थिंक इसके साथ अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि हमारा सेशन किस बारे में है, ठीक है? हमारा उद्देश्य क्या है आज आप लोगों के साथ। तो अभी ये जो 3 फोटोज थी, है, ये जो 3 फोटोज थी, इसके ऊपर नीचे ना कुछ लिखा हुआ था, ना मैंने आपको कुछ बताया कि अच्छा ये इस बारे में है या उस बारे में है। तो जो आप जो भी सोचे हैं इस बारे में, वो आपको कहाँ से ख्याल आया, है ना? वो ख्याल आपको इन बातों से है कि अच्छा आपने अपने आसपास क्या देखा है, आप सुनते किस बारे में है, आपके समाज में आपने क्या सुना है कि अच्छा ये पेशा जो डॉक्टर्स होते हैं। मैं जब भी डॉक्टर सोचती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरे अंकल याद आते हैं मुझे, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं। बहुत कम होता है कि महिलाएं याद आती हैं। मैं ब्यूटी पार्लर बोलती हूँ तो सबको सडनली वो आंटी याद आती हैं जिनके बाल से रंग बिरंगे होते हैं, जो आपको बताएंगी अच्छा ऐसा करना है वैसे करना है ना? लेकिन सलोन बोलते हैं तो कई बार बार्बर याद आते हैं, पुरुष याद आते हैं, है ना? और वही हमने जो साफ सफाई वाली फोटो देखी, तो उसमें किसी को लगा कि शायद वो औरत अशिक्षित है, इसलिए उसको साफ सफाई करनी पड़ रही है घर की, है ना? हमको ये भी लगा कि अच्छा कई बार वो अपनी इच्छा से साफ सफाई नहीं कर रही है, उसको बोला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। हम छोटी लड़की को देखकर, शायद हमारे ही देश में होगा, बहुत कम देशों में होता होगा कि किसी छोटी लड़की को देखकर भी हम ये सोचते हैं कि अरे शायद ये भी शादीशुदा है ना? तो हम जो इस क्लास में, इस जो वर्कशॉप में करना चाहते हैं, वो हम ये जानना चाहते हैं, पहली बात हम क्या सोचते हैं, है ना? हम अपने आप को परखना चाहते हैं कि अच्छा चाहे जाने अनजाने में, चाह के या ना चाह के, हम क्या सोचते हैं अपने समाज के बारे में,
औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में, है ना, ये हम परखना चाहते हैं। पहली चीज, इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच गलत है सही है वो तो बहुत दूर की बात है, पहले हम ये तो जाने हम सोचते क्या है ना। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात, हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि चलो अगर हम ये सोचते हैं तो इसका असर क्या है ना, हम क्या सोचते हैं, हम किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, हमको क्या लगता है कि ये करने से क्या हमारा फायदा है, ये नुकसान है, क्या लोग इसे अच्छी तरीके से देखते हैं या बुरी नजर से देखते हैं, ये सब भी हम जानना चाहते हैं। तो आज जैसे हम जिस टॉपिक पे हैं वो पढ़ाई के बारे में है ना, कि हमको तो पढ़ाई करनी है, ये हमारे टीचर्स बोलते आए हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बोलेंगे, आप टीवी देखेंगे तो उसमें आपको ये ऐड दिखेगी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब पता चलता है ना, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है। कई बार तो ऐसे जहर टाइप लगता है कि अरे कितना पढ़ेंगे हम, है ना। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो पढ़ाई का है, लेकिन ये जो वर्कशॉप है जो पूरा हम करते रहेंगे महीने ब महीने, उसमें हमको ये देखना है कि ये चर्चा कितनी दूर तक जाए, क्या सिर्फ शिक्षा पे रुके नहीं, या फिर हमारे जो एक दूसरे से रिश्ते होते हैं उस पे जाए, हमारी हमारी बॉडी के जो राइट्स होते हैं, हमारी जो ड्यूटी होती है उस पे जाए, हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, हमारा देश हमारे लिए क्या करना चाहिए उस पे जाए, है ना। तो ये सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा उद्देश्य है वो पढ़ाई से लेने देने का है, ठीक है। और जैसे मैं कह चुकी हूँ पहले, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि अब आप सब बढ़ रहे हैं, आई थिंक आप सब 14 या 14 से ऊपर साल के हैं, है ना। तो अब आप धीरे धीरे उस उम्र में आ रहे हैं जब आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा अब हम बच्चों से बड़े होने वाले हैं, और जब आप बड़े होते हैं तो आप पे कुछ ड्यूटीज आती हैं और आपको कई सारी फ्रीडम मिलती है, आपको कई आज़ादियां मिलती हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, सोचेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक सब ऑल ओके? किसी को कुछ क्वेश्चन है ये उद्देश्य के बारे में, कुछ पूछना है? नहीं? ओके, तो फिर करमन क्या बताने वाली, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल करूंगी और ये आप सब के लिए है। आपको क्या लगता है शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा क्या है? जब मैं बोलती हूँ मैं शिक्षित हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब मेरे पास एक डिग्री है या मुझे लिखना आता है? इसका शिक्षित का मतलब क्या होता है? जी, आप आप पहले अपना नाम बताइए क्योंकि अपने को सबके नाम जानने हैं। अमृता, हाय अमृता, बताइए आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैम, शिक्षित का मतलब इसका मतलब ये है कि मैं शिक्षित हूँ, कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ लेती हूँ, मैं मुझे सब आता है। इसका मतलब ये पता है कि मुझे सही और गलत के बीच में पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये डिसीजन अगर मैंने लिया है तो इसके इफेक्ट मेरे पर क्या होंगे, क्या मेरे गलत होंगे मेरे लिए या फिर मेरे लिए सही होंगे। तो ये इससे मतलब हमको मिलता है कि हमको पता चल जाता है गलत क्या है सही क्या है। अच्छा, नहीं कुछ नहीं हुआ था, वो बता रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं सही समझी हूँ अमृता, तो आप ये कहना चाह रही कि शिक्षा मतलब समझ ये जान पाना कि अच्छा ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इससे लोगों पे बुरा असर होगा, ये मेरे लिए बुरा असर होगा, है ना। ओके, आशा स्कूल, किसी को कुछ बताना है? शिक्षा जब मैं बोलती हूँ क्या ख्याल आता है मन में, क्या लगता है इसका मतलब क्या है? शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने का अर्थ क्या है? बोलो। ये झिझक बोलिए, जो बोलना है बोलिए। जैसे कुछ गलत है उसके चक्कर में मत हाँ, एक्चुअली मैं सिलाई स्कूल गर्ल्स से सुनना चाहूंगी, क्या आपको क्या लगता है? शिक्षा का क्या है, जो समझ में आता है शिक्षा मतलब क्या है। हाय, हाँ बोलिए। जैसे शिक्षित है, जैसे नौकरी हो चाहे जॉब हो, चाहे हम बैंक में जा रहे हैं तो मतलब सब ये है कि हम अंगूठा छाप नहीं है,
हम लिख कर पर्ची जमा कर पैसा लेकर आ सकते हैं। अंगूठा छापने या अंगूठा हम लोग कहीं नहीं लगा सकते। हाँ, बहुत बहुत ही आपका नाम मैं भूल रही हूँ, आपने लास्ट टाइम बताया था। रूपा, हाय रूपा, कैसे हैं आप? हाँ। तो रूपा ने कहा कि शिक्षित मतलब आप कुछ काम धाम कर सकते हैं, कि जॉब कर सकते हैं, और आप अंगूठा छाप नहीं कहलाते हैं। अच्छा, अंगूठा छाप बहुत, जो मैंने बचपन में सुना था तो मेरे को तो लगता था कि चाटा वाटा मारने को कहते हैं अंगूठा छाप। बाद में समझ आया कि अच्छा, जिनको अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, उनको अपनी अंगूठा आइडेंटिटी लगाने बोलते हैं। जी जी सोनी मैम। हाँ बोलिए। शिक्षा के क्या अर्थ हैं, हम ये कहना चाहते हैं ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अच्छी में पहचान होती है। जी, तो आप अमृता से अग्री कर रही हैं इस बात पे? हाँ, जो पिछले वो लड़की थी आशा किरण स्कूल में बोली है मैंने। हाँ, पहचान होती है, और उसमें ये भी होता है कि अगर हम परिवार में हैं तो कौन हमको क्या बात कर रहा है, उसमें हम लोग ये समझते हैं कि कहाँ हमको अच्छा ठीक लग रहा है, तो भी समझते हैं। अगर हम पढ़ाई किए हैं तो अगर हमारे हमारे भाई लोग हैं और अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए उनको मिल सकता है कि अगर जहाँ नहीं पढ़े तो भाई होता है ना कि बेटियों को और ज्यादा से ज्यादा रोका जाता है कि क्या करेंगी पढ़ लिख कर, मतलब जो पढ़े नहीं रहती हैं तो वही चीज रखती हैं कि क्या करेंगी पढ़ लिख कर, जाना है ससुराल में, चूल्हा बर्तन यही सब करना है और क्या करना है। तो जब तो होता है कि जब हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी बेटी कुछ कर सकती है। जी जी जी। आस्था किरण में किसी ने अपना हाथ ऊंचा किया है। जी, कल्पना नाम है आपका? नहीं, कल्पना तो ग्रीन वाली का है। हाँ, रुचिका जी बोलिए। नहीं, आप माइक ऊपर करिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फ्रीडम भी हमको मिल जाती है, राइट्स भी अपने बताता है, प्लस मैम जो हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारी फैमिली को भी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, और जो हमारे अदर्स होते हैं उनको भी हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि और नहीं और सब भी हो मैम, इससे ये समझ आता है। और मैम कोई गलत करता है किसी के साथ या हमारे साथ, और मैम ये बता दें कि गलत है और ये सही है, तो मैम एजुकेशन में ये भी होता है। हाँ, बहुत बहुत सही बात बोली आपने, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं समझ सकती हूँ तो आप लोग ये कई बार, आई थिंक हम सब ये अग्री करते हैं, जब हम शिक्षित होते हैं तो एक दो चीजें हो जाती हैं। पहली बात तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जैसे रूपा ने कहा कि जॉब लग जाती है, कामकाज कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात आई थिंक अमृता, सोनी मैम, आप सबने जो एक अग्री की वो ये थी कि हमें एक समझ आ जाती है कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है या हमारे साथ बुरा हो रहा है ना। तो ये जो समझ होती है वो हमको बहुत मदद कर रही थी। तो अब मेरी मेरे मेरे हिसाब से ये जो समझ होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आई थिंक सिर्फ या क्षितिज प्लीज। हाँ, मेरे को भी माइंड में आ रहा था। वैसे शिक्षा बेसिकली वो है कि जागरूकता हमारे अंदर कितनी आई है, हम कितना सा इवन इसके लिए मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा कंप्लीटली होना कि पूरा 12वीं कर लिया कॉलेज चले गए। उसके अलावा ये भी होता है कि जागरूकता आप अपने अवेयर कितने अवेयर हो कई चीजों को लेके, क्योंकि कई बार क्या होता है पढ़े लिखे लोग भी अवेयरनेस नहीं रखते। ये शहर में देखा जाए, अब जैसे दिल्ली में आओ, वहां पे जितने भी आप देखोगे ट्रैफिक रूल ब्रेक करेंगे करेंगे, चाहे लिखा होगा सामने कि अच्छा रेड लाइट है नहीं करना है क्रॉस, वो करेंगे। जबकि बचपन में पढ़ाया जाता है रेड लाइट में क्रॉस नहीं करना, या एम्बुलेंस को जगह देनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बस बता रहा हूँ। अवेयरनेस बहुत जरूरी होते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं, अर्थ ये नहीं कि पूरा डिग्री आ जाए आपके पास और आप पूरी दुनिया राज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और या पूरा आप पैसे कमा सकते हैं या नौकरी मिलेगी, वो सब नहीं। उसके अलावा ये कि आप जिंदगी कितने भी कठिनाई है या कुछ ऐसी स्थितियां होती है, आप उससे कैसे
रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि कैसे आप उसको देखते हैं, कैसा नजरिया होता है, अगर आप वो निर्भर करता है। तो शिक्षा एक मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज भी होती है कभी कभी आज की डेट में, क्योंकि कई बार मतलब जो शिक्षित होते हैं कई बार उनकी नौकरी नहीं होती कुछ लोगों की, चाहे वो बड़े बड़े कॉलेज से भी क्यों ना निकले हो। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। तो हाँ, एक मतलब शिक्षा होना होता है कि आप आपके बोलने का कैसा तरीका है। चाहे पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी गलत बोल लेते हैं, लेकिन जो कभी कभी नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छे से बोल लेते हैं। कुछ स्किल्स होती है, तो स्किल्स मतलब जैसे जैसे कोई खेल में अच्छा है, कोई सिलाई में अच्छा है, कढ़ाई में अच्छा है, या कोई खाने बनाने में अच्छा है, तो मतलब एक वो मतलब उसको ट्रेन किया है, उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया है उसी हिसाब से। तो शिक्षा का मतलब है कि हम माइंडसेट, पूरा अवेयरनेस किस हिसाब से रख रहे हैं हम आसपास। और हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे हम क्या कैसे बात करना, किस तरह से रहन सहन करना। तो हाँ, शिक्षा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, बट हाँ, एजुकेशन एक हाँ एक ऐसी चीज है कि थोड़ा डिग्री से डिफाइन नहीं की जा सकती पूरी जी, तरह से। तो सिर्फ स्कूल से लेना देना नहीं है, सिर्फ किताबों से। स्कूल से हाँ, मतलब किताबों से नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि ये सब नहीं करना चाहिए हमें, हॉस्पिटल में आवाज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, लेकिन लोग बजाएंगे हॉर्न एक बार। या कुछ है कि मतलब तरीका हमें बेसिक चीजें मैनर्स सिखाया जाता है, यानी तमीज सिखाई जाती है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। मॉरल एजुकेशन जो कि आज की वो भी एक छोटी छोटी इस पे भी कमी है। तो शिक्षा मतलब गैप है मतलब। तो वही चीज है, शिक्षा हर चीज होती है, अवेयरनेस जो आप कैसे मतलब कैसे बात कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस तरह से आपका व्यवहार है, साफ सफाई रखते हो किस हिसाब से, नहीं रखते क्या है वो, मतलब वो भी निर्भर करता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, चरित्र चरित्र आपका निखारता है। जी तो जिसका चरित्र शिक्षा के साथ साथ वो भी होता है चरित्र, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जी तो ये एक अनुभव है जीवन का मेरा भी छोटा सा। तो मैं खुद बता रहा हूँ, यूएसए में भी रहा हूँ तो 3 साल। तो हाँ, चरित्र बहुत जरूरी है। जब जब भी आप किसी से बात करो तो शिक्षा एक है मतलब कोई बड़ी चीज होती है शिक्षा लेना। जैसे स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, वो भी बड़ी चीज है, वो है ही। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आपके चरित्र को भी निखारना वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जी। तो तो मतलब देखा जाए तो जो क्षितिज बोल रहे हैं उसको थोड़ा संक्षिप्त में करने के लिए, एक औपचारिक होती है पढ़ाई जिससे हमारा जॉब वगैरह लगता है ना, जो हम स्कूल कॉलेज जाके करते हैं जिससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। लेकिन उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अच्छा जस्ट बिकॉज हमने औपचारिक शिक्षा ले ली तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। एक अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, जो हम एक दूसरे से बात करके करते हैं, जो हमारे टीचर्स हमको सिखाते हैं कि देखो पोलाइटली बात करना है, किसी को किसी पे हाथ नहीं उठाना है, सबसे तमीज से बात करनी है, ये सब जो अनौपचारिक चीजें होती हैं ये भी शिक्षा का एक पार्ट है। आई थिंक आस्था किरण स्कूल से किसी ने अपना हाथ उठाया था। हाँ जी, बोलिए। मैम अगर हम लोग एजुकेटेड है तो किसी की हेल्प कर सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं उस वक्त से, अगर हमें पता है कि उस वक्त उसे क्या मेडिसिन देनी है जिससे उसकी जान बच सकती है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत मेन चीज है। अगर हमारे एजुकेटेड होने से किसी की जान बच जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक एक बात जो हम सब अग्री कर सकते हैं कि शिक्षा, हम सबको पता है शिक्षित होना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारी जिंदगी पर। यस नो, क्या लगता है आप लोग? यस, ओके। सो बेसिकली हम अगर ये जानते हैं और हमारा समाज जानता है कि शिक्षा इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज है, तो आई थिंक हम सब ये अग्री कर सकते हैं, हम सिवाय इस महत्व के शिक्षा की, हम जानते हैं कि क्या होता है असलियत में, क्या बोलते हैं लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए भी कई बार, कि लड़कों को कितना पढ़ाओगे, उसको दुकान में बैठाओ, उससे पैसे कमाओ, है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब बोलते हैं। तो आई थिंक ये सब बातें समझने के लिए कि क्या है ये हमारे समाज में जो इतनी महत्वपूर्ण चीज जैसे शिक्षा को भी लेकर
लोग एक रोक, एक पाबंदी लगाना चाहते हैं। आई थिंक ये बात जो है इस पे ज्यादा अच्छे से जो समझा पाएंगी वो करमन है। तो करमन, इफ यू वांट टू टेक ऑन, आई थिंक हम उस मामले में चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्या आप सुन सकते हैं मुझे? चलो हाँ ठीक हाँ है। आ रही कर। ठीक है, तो अभी तक हम शिक्षा का अर्थ समझ रहे थे। सबने अपने अपने इनपुट्स दिए, सबने बताया कि उन्हें क्या लगता है कि शिक्षा क्या है। और बिल्कुल सही है कि उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबके लिए अलग है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, 10वीं क्लास तक, हम सबको एक समान शिक्षा मिलती है। ठीक है, चाहे वो घर से मिल रही हो, चाहे वो स्कूल से मिल रही हो, हमें एक समान शिक्षा मिलती है। उसके बाद जब हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम खुद ये चूज कर सकें, ये डिसाइड कर सके कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, या हम क्या करना चाहते हैं, वहां से हमारा एक दूसरा टाइम शुरू होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद के लिए क्या करना चाहते हैं। पहले तो हमें एक जनरल व्यू मिलता है, एक समान व्यू मिलता है, समान शिक्षा मिलती है कि जो सबको मिलती है, घर से हो चाहे स्कूल से हो, एक्सपीरियंस से, लोगों से चीजें मिलती हैं। बट जब हम एक लेवल पर पहुंच जाएं, फिर उसके बाद हम खुद डिसाइड करते हैं 10वीं क्लास के बाद कि हम खुद के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना है किताबों से। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में हो जो प्रैक्टिकल हो, जो आपको करके सीखने मिले। जैसे आप लोग सिलाई करते हैं, तो वो भी एक स्किल है। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि किताबों से पढ़ना है, वो आपको करके आएगी। लेकिन हमारा बेसिक एम क्या है, हमारा वो गोल को क्या कहते हैं? उद्देश्य। यस, करेक्ट। उद्देश्य क्या है? ठीक है, हम वो पहले डिसाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने ये सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगी, तो मुझे वकालत की पढ़ाई करनी पड़ी। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। अगर किसी को सैलून में काम करना है, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, तो वो हेयर स्टाइल कर करके सीखेंगे कि उनको क्या बनना है। बट इसका उद्देश्य है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें उस जगह पर पहुंचना है कि हमें किसी और के ऊपर आस रखनी ना पड़े। ठीक है, तो शिक्षा से हम देख सकते हैं कि हमारे कई फायदे होते हैं। जैसे कुछ चीजें तो आप लोगों ने भी हमें बता दी कि हमें एक सही गलत का अंदाजा लग जाता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। दूसरी चीज, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हम अपने लिए खुद काम करके, खुद कमा कर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। वी डू नॉट, हमें किसी के ऊपर आस रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम काम करते हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम अपने परिवार का भी सुधार कर सकते हैं। जैसे कंडीशन में वो रहते हैं, उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि खाली लड़के ही अपने परिवार के स्थिति में सुधार लाएं, लड़कियां भी कर सकती हैं। ये सिर्फ एक चॉइस है। ठीक है, उसके अलावा समाज में भी सारे जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, सब लोग एक समान आगे बढ़ सकते हैं, तो समाज का भी विकास होता है। और एक और चीज है, बहुत सारी रिसर्चेस और स्टडीज में ये पता चला है कि जब लड़कियों का रोल बढ़ता है समाज में, तो वातावरण का भी सुधार होता है। ये मैंने पढ़ा था, और काफी सारी, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या ये है कि हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? संवेदनशील। हाँ, संवेदनशील है। हम संवेदनशील है, तो उसकी वजह से हम लोग
अपने एनवायरनमेंट नेचर के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, तो फिर हम वातावरण का भी सुधार करते हैं। तो शिक्षा के बहुत सारे फायदे हैं। तो बट मैं आज आपको क्या बताने आई हूँ कि अगर शिक्षा के इतने सारे फायदे हैं तो हमें आज ये चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? अगर इतना क्लियर है, सबको पता है कि इतने फायदे हैं, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है शिक्षा में? हाँ, यस। फैमिलीज कभी पेरेंट्स मना कर देते हैं कि आप क्या करोगे पढ़ के। बिल्कुल सही, फैमिलीज मना कर देती हैं। फैमिली और कभी तो अगर से पेरेंट्स एग्री होते हैं कि आप हाँ जा सकते हो, कर सकते हो, तो जो आस पड़ोस में होते हैं नेबर्स, सोसाइटी, समाज, बिल्कुल सही। कोई और? आशा स्कूल से कोई बताना चाहेगा क्या प्रॉब्लम हमें आती है पढ़ाई में, लड़कियों को स्पेशली? रिलेटिव्स होते हैं, मनी की प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आप सब लोगों को प्रॉब्लम्स का अंदाजा है। करमन, आई थिंक आशा स्कूल में कुछ लड़कियां ड्रॉप आउट भी हैं स्कूल से, तो अगर वो शेयर करना चाहें कि उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी या फिर उन्होंने स्कूल आना क्यों हाँ, प्लीज आप लोग प्लीज बताइए कि आपका क्या रीजन रहा है पढ़ाई आपने बंद करने स्कूल का? क्यों छोड़ दिया बेटे? आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा माइक के पास। हाँ, थोड़ा सा आगे बुला लीजिए इनको। हाँ बेटे। मगर कभी आर्थिक स्थिति मतलब पैसों की मतलब कभी प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और हो जाए, तो जिसके घर में 3 या 4 बच्चे होते हैं तो कहते हैं किसी एक को ही पढ़ाओ और एक थोड़ा कोई नौकरी कर ले या फिर कुछ और काम कर ले। बिल्कुल सही। कभी नहीं पढ़ाते किसी को। ठीक है, सही है। और आपका ऐसा नाम भी क्या है बेटे? जी, मेरा नाम गुलनाज है। गुलनाज? बहुत ही प्यारा नाम है। आपने कब छोड़ा था बेटे स्कूल? जी, मेरी इंटर फाइनल हो गई है। अच्छा, मतलब 12th हो गया? जी। अच्छा, उसके बाद छोड़ा। ओके, अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या आप आगे पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहते तो थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए। और आप क्या पढ़ना चाहते थे? बीए करना चाहते थे। मेरी मम्मी भी बीए है, वाजपेयी एमए भी है। हाँ, ओके। और कोई जो शेयर करना चाहेगा क्यों उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया? हाँ, रूपा, आगे आ जाओ बेटे। मम्मी पापा बोलते हैं कि पढ़कर क्या करोगी, तुम्हें तो ससुराल ही जाना है, खाना चौका यही करना है, पढ़ के क्या करोगी। लेकिन भाई को पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों को नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसको हाँ, एक बार नहीं जाना है। बिल्कुल सही। तो बात लड़की पे आ रही है, पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है, लड़की क्यों पढ़े ऐसी बात है। ये भी सही है। आपने कहाँ तक पढ़ा है बेटे? फाइनल हो चुका है। इंटर फाइनल आपका भी हो गया? वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि शुरू से ही महिला। हाँ जी, हम 1-2 सवाल पूछ सकते हैं क्या अभी? ऑफ कोर्स। हाँ जी। सबको नमस्ते, हम पुष्पा हैं CLE से। हाँ पुष्पा, आप भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप शुरू में नहीं थे ना तो आपका मिस हो गया था। हाँ, ठीक है, तो इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे हम। ओके। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस पढ़ाई या स्कूल इसीलिए छोड़ा है क्या कि उधर के व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब शौचालय ठीक नहीं है या शौचालय है ही नहीं, या बहुत दूर का रास्ता है तो आपको कुछ गाड़ी वाड़ी मिलता नहीं और चलने का रास्ता नहीं, तो मतलब सुरक्षित नहीं है, ऐसा किसी को कभी लगा है क्या, या ऐसे कुछ आपको दिक्कतें हैं क्या, इसके वजह से आपको स्कूल छोड़ना पड़ा? किसी को किसी व्यवस्था के साथ छोड़ना पड़ा हो कि बहुत दूर है स्कूल,
तो नहीं है तो हम बाहर जाते हैं तो जो रीजन है ऐसा नहीं उनके साथ है। मैं कुछ बोलूं मैडम? हाँ बोलिए अमित जी। यहाँ की जो समस्या है भैया कि ये गार्जियन के दिमाग में है कि बच्चियां एक तो दूसरे के घर जाना है तो ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेंगी, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी बच्चियां होंगी उतना ज्यादा हमको दहेज भी देना होगा शादी में। अमित जी ये बात मैं समझ नहीं पाई, सॉरी। अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी है तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा? मेरे को लगा कम दहेज देना पड़ेगा। Saffron, even I have one point here. एक सेकंड अरुणा, इनको अमित जी को एक बार सुन लेते फिर आप। लड़की पढ़ी लिखी है उससे तो बेटर ही लड़का का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की अगर ग्रेजुएट है तो हम उसको अनपढ़ से शादी तो नहीं करेंगे। तो यहाँ का ये है कि जो जितना पढ़ा लिखा लड़का है उसका दहेज की डिमांड ज्यादा होगा। सैफरन ये बोल रहे हैं ज्यादा के हिसाब से होता है। समझ गए जी। अगर लड़की ने ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो दहेज ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा उल्टा लॉजिक हुआ। लॉजिक हो गया। तो यही है। और अगर तो हो जा रही है तब तक तो ठीक है, और नहीं हुई तो परिवार को ज्यादा दहेज देके ही पड़ता है। और बहुत सारी लड़कियां ज्यादा पढ़े लिखे के कारण अभी भी शादी नहीं हो पा रही है, 25 की हो गई है, 30 की हो गई है, उनकी शादी समझ ली। हाँ ठीक है। लेकिन दहेज लेना और देना ये तो अलाउड ही नहीं है ना हमारे देश में, तो इसीलिए हमें शिक्षा की और जरूरत है ताकि हमें ये पता चले कि ये अलाउड नहीं है ना। अमित जी की एक बात ये सही इसलिए भी है क्योंकि समाज में जो है ये सोच ये है कि लड़की हमेशा महेश जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट गई। मेरा ये कहना था अमित जी की बात ये सही है क्योंकि समाज में एक सोच ये है कि लड़की हमेशा लड़के से कम पढ़ी लिखी। जब भी शादी करने जाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि लड़की हमेशा लड़के से कम पढ़ी लिखी। अच्छा, सबको बता दें कि महेश जी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। महेश जी जो है ये बहुत इंस्पायरिंग आदमी है। ये जो है कानपुर में अपना घर चलाते हैं और करमन जो है वहां पे इंग्लिश पढ़ाती है इनके बच्चों को। अच्छा अरुणा, आप भी कुछ बोल रही थी। मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है, पढ़ाई के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, बाद में उसके शादी के लिए भी फिर से दहेज देना पड़ता है। डबल खर्चा। तो double charges for parents, they won't agree. That's the problem. Most of the Indian household, even though they are educated, the girls are educated, they are forced to pay the dowry. Even though everybody knows that it is not as per the rule, but it is still going on. Many dowry deaths are still going on even in educated families, but that is not related to education, that is related to the तो उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। अरुणा जी ये बोल रही हैं कि ये डाउरी जो है प्रथा ये हर जगह कॉमन, सिर्फ गरीबों में नहीं, मतलब जो शहरों में अमीर लोगों के परिवारों में भी कॉमन। हाँ करमन, चलिए ओवर टू यू। यस, जहाँ तक डाउरी का सवाल है, मतलब इस चीज को मैं ऐसे इसका जवाब देना चाहूंगी कि हाँ जी, हमारा कहने का मतलब ये कि अगर जिसे जोड़ा जाता है कि बच्चियों को अगर हम ज्यादा पढ़ाएंगे। मैम आपकी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, थोड़ा आगे आके बोल सकते आगे हैं। आके बोल दें। हाँ अभी ठीक है, हाँ बोलिए। इससे हम ये बोल रहे हैं कि समाज में ये दिख रहा है कि बेटियों को अगर हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ाकर उनको पैर पे खड़ा करा दें तो अगर कोई नौकरी करने लगे, वो खुद को कमाने लगे, अपनी जीवन संवारने लगे तो दहेज देने की जरूरत ही ना पड़ेगी। सही बात है जी। तो हम पढ़ाकर उनको काबिल बना देंगे, फिर दहेज देने की हमें जरूरतें नहीं पड़ेंगी। आज के समाज में देखते हैं दीदी, ठीक है हम लोग का गांव तो अलग है,
लेकिन शहर में देखते हैं अगर बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ी हैं और कुछ बिजनेस में काम कर रही हैं तो अपने पसंद के भी जीवन साथी चुन लेती हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे गांव की सोच, समाज की सोच जो है वो सोचते हैं कि अगर बेटी ज्यादा पढ़ेगी तो अगर उतना खर्चा लग रहा है पढ़ाई में तो फिर शादी करेंगे तो 4-5 लाख रखना पड़ेगा, फिर उसका कैसे करेंगे। अगर हम उनके जीवन के लेकर पूरा सोचेंगे तो फिर कभी ये पीछे का बात नहीं सोचेंगे कि बेटियों को ज्यादा पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ाना जरूरी है। तो हमारे समाज की जो सोच है उसमें यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियां सिर्फ बनी शादी के लिए हैं, एंड रिजल्ट उनका शादी ही है, उनकी लाइफ का उद्देश्य ही शादी है, शादी और बच्चे पैदा करना, घर संभालना। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि शादी हो, बट जरूरी है कि आप शिक्षित हो, क्योंकि उससे आप खुद को सस्टेन कर सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े होके खुद के लिए कमा सकते हो। आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ का उद्देश्य शादी नहीं होना चाहिए, खुद के लिए कुछ बनना और अपने परिवार को सपोर्ट करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। सोच ये है कि मतलब कि लड़कियां क्या करेंगी, क्योंकि उनको जीवन तो अपने पति के साथ बिताना है, अकेले नहीं बिताना है। अब जो अगर कमाएंगे, खिलाएंगे, पहनाएंगे तो पति आपको नहीं कमाना है, उनको सिखाया जाता है ना, वो नजरिया दिखाया जाता है ना कि आपको नहीं, आपको पति को पूरा करना है। हाँ बिल्कुल सही, का काम है वो आपको पूरा करना है। तो इसी सोच को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर अभी आप सब लड़कियां ये सब चीजें सीखेंगी, आप अपने घर वालों को भी समझा सकती हैं, आपके टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं वो भी आपके घर वालों को समझाने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि थोड़ी सी हमारी सोच में बदलाव आए। हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा उद्देश्य शादी होना नहीं है और अपने पति को खुश करना नहीं है, हमें खुद के लिए भी तो कुछ करना है। हमारे खुद के सपने हो सकते हैं, हमारे खुद की इंटरेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि हमें शादी ही नहीं करनी है, हो सकता है मेरा एम हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो फिर इसी चीज के लिए अभी बहुत जरूरी है कि हम सब पढ़ें और अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में समझाएं। बहुत पहले से ये चलता आ रहा है और महिलाओं को हमेशा द्वितीय श्रेणी के नागरिक, मतलब सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया गया है। हर अपॉर्चुनिटी पहले मेल्स को मिलती है, फिर फीमेल्स को मिलती है। यस, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद अब जिस समाज में आप लोग हैं, हमारे राइट्स फिर भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, हमारे राइट्स फिर भी बहुत लोग समझते हैं। तो हमें थोड़ा सा और एफर्ट करके अपने लिए खड़े होना ही पड़ेगा, ठीक है। सब लोग बोलेंगे, अब जैसे बहुत सारी लड़कियां जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, ठीक है, शादी कर देते क्यों? क्योंकि माँ बाप को अपने कंधे से बोझ उतारना होता है। ये हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। बट बोझ क्या है? बोझ होगा ही नहीं ना जब हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, बल्कि हम तो परिवार की मदद ही करेंगे, बोझ तो रहेगा ही नहीं। तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मुझे तो लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। और किसी का कुछ नहीं जाता। द ओनली पर्सन, जो एक इंसान है जिसकी जल्दी शादी हो जाती है, जिसको सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो लड़की खुद है, ठीक है। उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, उसको सबकी देख रेख करनी पड़ती है, बच्चा जल्दी होने की वजह से उसकी सेहत पे असर पड़ता है, ठीक है। उसके खुद के अगर कोई सपने हैं वो भी रह जाते हैं। तो यहाँ पे ना तो लड़की के माँ बाप को का कुछ जा रहा है, ना ही उसके ससुराल वालों का कुछ जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमारा जा रहा है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको अपनी माँ बाप की बात मान के जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और पूरी जिंदगी की हर एक चीज सैक्रिफाइस कर देनी चाहिए, या फिर अपने लिए स्टैंड लेकर और अपने लिए ये डिसाइड करना चाहिए कि हम शिक्षित होकर कुछ बनना चाहते हैं? क्या लगता है आपको?
एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि एजुकेट हो गए तो शादी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी होना एक बुरी चीज है, मैं ये बोल रही हूँ कि शादी एक सही समय पर होनी चाहिए जब हम सब आत्मनिर्भर हो। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि शादी के अंदर लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, बहुत सारे ऐसे मुश्किलें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। और जब हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या होता है कि हमें वो सहना ही पड़ता है, हम वहां से निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उन पर निर्भर कर रहे हैं, अपने पति पर, उनके घर वालों पे हम निर्भर हैं, हमें उन अपने खाने पीने के लिए भी उन पे निर्भर होना पड़ रहा है, तो इसलिए हम उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। बट सोचो, अगर तुम आत्मनिर्भर हो और फिर तुम शादी करो, तो अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल आएगी, तुम्हें अन्याय सहने का जरूरत ही नहीं है, तुम निकल सकते हो उस सराउंडिंग से, निकल सकते हो एनवायरनमेंट से, अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। अगर मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल उनकी शादी होगी तो उनके जो घर वाले होते हैं, मतलब माँ बाप होते हैं, वो बोलते हैं नहीं तुम ससुराल में ही रहो, इधर मत आओ। ऐसा भी होता है कि समाज में बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। बट हमें ये सब नहीं, जब हम आत्मनिर्भर है, हमें ना अपने मम्मी पापा के घर जाने की जरूरत है और ना ही अपने ससुराल में रहने की जरूरत है, हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। यही हमारा एम होना चाहिए शिक्षित होने के लिए, ठीक है। और जहां तक समाज की बात है, समाज वाले बहुत कुछ कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि चलो लड़की की उम्र हो गई, उसकी शादी कर देते हैं। बारात में आएंगे समाज वाले, खा के नाच के चले जाएंगे, बट कौन है वो इंसान जिसको सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? वो लड़की, ठीक है। तो समाज वालों के लिए तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं। हमें खुद पे फोकस करना है, क्योंकि इन द एंड हमारे जो डिसीजंस है, जो भी हम अपने लिए चूज करेंगे, वो हमें ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो समाज की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और परिवार वालों को समझाने के बहुत तरीके हैं, तुम समझोगे तो उनको भी समझाओगे, तुम्हारी टीचर्स है तुम्हारे साथ इतनी अच्छी, वो भी उनको समझा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों ने करमन, मैं अगर एक पॉइंट ऐड करूं, हाँ श्योर। तो आई थिंक जो करमन कह रही है उसमें मेरे को एक बात बहुत अच्छी याद आई। मेरी एक टीचर ने मुझे एक बार कहा था कि कई बार जो होता है ना, समाज हमको एक बात इतनी बता देता है, इतने बार बता देता है, हमको लगता है ये सच है, ये तो है ही। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आपको बोलेगा कि यहाँ पर पेंट है, किसी टेबल पे पेंट है, तो अभी इस पे हाथ नहीं रखना, पैर नहीं रखना, तो आप पहले छू के देखते हैं कि अच्छा क्या ये गीला है, क्या इसमें अभी भी है कि नहीं है। तो वो मेरी टीचर ने कहा कि आप समाज की बातों को ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको इतने बार बोल के अच्छा तो एक बार पूछ के तो देखो क्यों, किसने कहा, है ना। जैसे सोनी मैम ने अभी बोला था कि हाँ, हमें घर का काम करना पड़ता है, चाहे हम बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ही करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि घर के सारे काम औरतों को ही करने हैं। हाँ, तो हम चाहे जितनी भी मुसीबत में हो, हमें वो काम करना ही पड़ेगा। राइट। तो वही मेरा जो एक पॉइंट था, तो ये कि आई थिंक आप सबसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अब आप जिस भी चीज को, जैसे हम सोचते हैं अच्छा 12वीं कर लिए, 12वीं के बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज के अगर कॉलेज नहीं हुआ तो शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे करने हैं, आप हर एक इस डिसीजन के पहले, ठीक है, और ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, हर इस डिसीजन के पहले एक बार अपने आप से पूछा करिए क्यों। क्योंकि आप फिर समझेंगे कि एक्चुअली आपके लिए एक निर्णय है, आपकी एक चॉइस है, ऐसा कोई काठी लेकर नहीं खड़ा है कि आपको ये करना ही है। और अगर खड़ा भी है तो हम उससे भी सामना कर सकते हैं कि आप कौन होते हैं, वो बात की बात है। बट आप पहले पूछे तो अपने आप से कि मुझे क्या ये करना है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये जरूरी है। तो अब से आप जिस भी चीज को देखें, जो समाज बोल रहा है, जो हमारे माँ बाप बोल रहे हैं, हमारे टीचर्स बोल रहे हैं, आप अपने आप से एक बार पूछ सकते हैं क्यों, है ना। निर्णय के तौर पे देखिए, मजबूरी के तौर पे नहीं, है ना। तो कर्मन, दैट्स आई थिंक मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी। हाँ, ठीक है।
तो सैफरन ने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि हमें हर चीज, कोई भी हमें कुछ बोले तो हम लोगों को ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए क्यों। और जब हम शिक्षित होंगे तो हमें खुद से ही समझ आ जाएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। हम चीजों को तोल कर उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो समाज की बात हो गई और परिवार की बात हो गई। उसके बाद कभी कभी लड़का लड़की में भी भेदभाव होते हैं, बट हमें अपने दिमाग में ये समझा देना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। अभी जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर के नाम पे हमें लड़का याद आता है, या फिर ब्यूटी पार्लर के नाम पे हमें लड़की याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के नाम पे लड़का याद आ रहा है, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगे तो आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे क्या? बन जाओगे ना। फिर तो यहाँ लड़का लड़की की बात कहाँ से आई? ये क्योंकि हमें शुरू से ऐसी चीजें डाल देते हैं, और क्योंकि हर चीज में लड़कों को पहला अवसर मिला है, इसीलिए बहुत जगहों पे अभी लड़कियों की कमी है। बट धीरे धीरे हम भी हर जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, सब अपने दिमाग से निकाल दो। तो जो भी अभी डिसीजन लोगे अपने फ्यूचर के बारे में, उसमें ये चीज के आपको फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये तो लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, और जहां तक आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले ये बोलते हैं कि आपको पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा, आपने तो दूसरों के घर चले जाना है, ये क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सक्सेसफुल हो, थोड़ी सी कमाई आप अपने घर वालों को भी दो। ये आपकी चॉइस है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मैं महीने का सपोज 50,000 कमाती हूँ, ठीक है, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करके मैं 50,000 कमाती हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 10-20,000 अपने घर वालों को भी भेज दूं, चाहे मेरी शादी होगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसका लॉजिक भी कैंसिल हो गया कैंसिल। लड़की दूसरों के घर चली जाएगी तो हमारा क्या फायदा है पढ़ाने का, है ना? इसके बाद ये होता है कि उनको लगता है कि पढ़ाई करने से अच्छा अभी काम कर लो। अभी काम करके आप महीने का 5,000 कमाओगे, पढ़ाई करके कमाने का आप महीने का 50,000 कमा लोगे। तो फायदा किस में है? पढ़ाई करके 50,000 कमाने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिटर्न्स तो ज्यादा है। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ जी, निवेश। हाँ, तो शिक्षित होना एक निवेश है जिसके आगे जाके आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने मम्मी पापा को समझा सकते हो कि अभी मैं आपको इतने से पैसे लाके दूंगी, बट तब मैं आपको इतने सारे पैसे लाके दूंगी, मैं आप लोगों की जीने का तरीका सुधार दूंगी। ठीक है, तो उस चीज में आप ये समझा सकते हो। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे मेरी बात, तो तभी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के लिए काम करते हैं, काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इसके लिए काम करते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, अपनी टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बट हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। और एक और बात है कि पैसे कहाँ से आएंगे, है ना? एक्सपेंस कहाँ से आएगा एजुकेशन का? ये सबको पता है कि 6 to 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से। जहाँ पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट है जौन से इंस्टीट्यूशन में, वहां पर आपको 6 से 14 साल की उम्र के बीच में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है आपके लिए, ये आपका हक है। ठीक है, बट अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 14 साल के बाद क्या करेंगे, है ना? आप सब लोगों की उम्र कितनी है? 14 से ऊपर है, है ना? तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब 14 साल के बाद क्या होगा, उसके बाद हम कहाँ से लाएंगे पैसे? तो एक कहावत है इंग्लिश में, दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका मतलब है भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए
आप लोगों को ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो आपको अपनी ओर से थोड़ी सी मेहनत करनी है और 80% से ऊपर मार्क्स अगर आपके आए, ठीक है, तो आप लोग वो स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर सकते हो, जिसके अंडर फिर आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके लिए पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो इसमें आपको अपनी खुद की मदद करनी, पहले आपकी सरकार ने थोड़ी मदद करी, अब आपको अपनी खुद की थोड़ी सी मदद करके ये आगे की पढ़ाई को मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, ये चीज है। इसके अलावा सपोज ऐसे भी लोग होते हैं जो 80% ना ला पाए, है ना, फिर उनके लिए अनफेयर हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम करते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। जैसे अभी भी आप जुड़े हैं, है ना, वो भी आपकी पढ़ाई में हेल्प एकदम। करेंगे। ये लोक समिति है, आस्था किरण है, Exactly. ये लोग यही करते तो ये एनजीओज इन्हीं चीजों के लिए काम करते हैं, शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग टाइप के एनजीओज होते हैं, तो शिक्षा के लिए भी बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो स्कॉलरशिप्स, एनजीओज, दो चीजें हैं जिनका सहारा लेकर आप 14 साल के बाद भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? नो, ओके। तो ये तो आपकी वो चीज है। उसके अलावा आपको कई सारे कोटे मिलते हैं। भारत में बहुत सारे कोटे हैं अलग अलग लोगों के लिए, जिसके बारे में अभी आपको याफ्रीन थोड़ी जानकारी और देंगी, जिसके तहत आप अपना एजुकेशन का जो राइट है वो अपना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याफ्रीन आगे कंटिन्यू करेंगी। हेलो एवरीवन। याफ्रीन, आपकी आवाज कट रही है। आपको एक पिक्चर, याफ्रीन, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू होगा। या वो उन्होंने लेफ्ट किया। आई थिंक शी जॉइन अगेन। शी विल जॉइन अगेन। अच्छा, ओके। वो शायद फिर से ज्वाइन कर रही है। ओके। तो आई थिंक जब तक वो ज्वाइन करें, एक और वही सवाल फिर से, आप सबने रिजर्वेशन के बारे में सुना है? आरक्षण, रिजर्वेशन, कोटा, ये सब आपने सुना है पहले? किन किन ने सुना है? हाथ उठा लीजिए। चुनाव होता है, प्रधानी का देखते हैं, सभी लोग उसमें महिलाएं खड़ी होती हैं, उनका शौक होता है कि उनके लिए जरूरी नहीं है। हमारी औरत गाँव में आई थिंक अमित जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आशा स्कूल में, कि जैसे हमारे जब चुनाव होते हैं, म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत के चुनाव, इनफैक्ट लोकसभा के चुनाव, उसमें 33% सीट महिलाओं के लिए कोटा या रिजर्व की हुई रहती है, उनका आरक्षण रहता है। तो आरक्षण ये है बेसिकली, जैसे हम कभी जाते हैं किसी स्कूल ट्रिप वगैरह में, तो हम एक दो सीट रोक लेते हैं ना, कि नहीं यहाँ तो मेरे दोस्त आके बैठेंगे, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठेंगे, है ना, वैसे ही कुछ है। तो क्या होता है, हमारा जब देश बन रहा था, आप सबको तो पता है हमें आज़ादी मिली थी, है ना, 1947 में, फिर हमारा संविधान बना 1950 में, ये सब आपको पता है? ओके। तो जब ये अच्छा, तो 1947 और 1950 में, 1947 में हमको आज़ादी मिली, ओके, बट हमारा गणतंत्र दिवस 1950 में सबसे पहली बार बना था, क्योंकि तब हमारा संविधान आया था, है ना? अच्छा, अब इन 3 सालों में जो हमारी एक कमिटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमारा संविधान लिखने के लिए जो एक कमिटी बनी थी, उसमें बहुत ज्यादा संवाद हुए, इतनी ज्यादा डिबेट्स, इतनी ज्यादा चर्चाएं हुई हैं कि उनकी जो पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी बनाई गई है,
ठीक है, कि ये चर्चा हुई थी, इसलिए ऐसे लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है, क्या सोचा गया था, फलाना। तो उसमें जो B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर सबको पता है, सब जानते हैं उनको, आशा स्कूल आप सब जानते हैं, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनको हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हमको संविधान लिखित में रखना चाहिए। और वो इस कमिटी, जो ये कमिटी लिख रही थी संविधान, उसके वो हेड भी थे, चेयरमैन भी थे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, आप सबको पता है हमारे समाज में हम सब एक सामान्य नहीं है, है ना। कुछ लोगों की कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों के पास काफी एडवांटेज होते हैं जिंदगी में कि अच्छा ये उनका बहुत अच्छा है। जैसे कई बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ जमीन बहुत होती है उस फैमिली के पास, है ना, तो उनको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हर दिन कौन पैसे ला रहा है, महीने में कौन पैसे ला रहा है, क्योंकि उनके पास जमीन है। और हम जानते हैं कि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो दिन पे दिन पैसे कमा के अपना गुजारा चलाती हैं, है ना। तो ये एक सामान्य तो नहीं हुए, है ना। तो जब अंबेडकर जी ने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि कई वर्ग जो हैं हमारे समाज में, वो उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है, वो इतने पिछड़े हो गए हैं क्योंकि उनके साथ ये अत्याचार हुआ, कि अब उनको हमारे समाज में लाने के लिए हमको उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, उनको एक हेल्प देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका अधिकार है, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको सही करने के लिए सिर्फ ये एक तरीका है हमारे पास कि हम उनकी मदद करें, उनको इतनी सहूलियत दें कि वो जल्दी अपनी प्रगति करके हमारे समाज में एक साथ हो जाएं, है ना, सब एक लेवल पे आ जाएं, राइट। तो इसके लिए काफी पॉजिटिव चीजें की गई थी, जैसे पढ़ाई लिखाई में आरक्षण करना, कि नहीं इस वर्ग के लिए, जैसे SC ST OBC जो ये कहते हैं, न्यूज में भी आप सुनते होंगे, इनके लिए कुछ सीट्स बचा लेना, कि नहीं, क्योंकि इन बच्चों को, इन लोगों को ये चांस देनी है कि वो आके अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, या उनको उतनी लोगों को ये हेल्प दी जाए कि वो भी आगे बढ़े, अपने समाज को आगे लेकर आगे बढ़े, अपने परिवार के लिए आगे बढ़े, प्रगति करें। तो उनके लिए कुछ सहूलियतें जारी की गई थी, है ना। तो जैसे इसमें ये तो पॉजिटिव चीज हुई, एक नेगेटिव चीज ये भी गई थी। आप लोगों को पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या होता है? नो मैम। ओके, तो मैं बताती हूँ। जैसे एक जो नेगेटिव चीज की गई थी, जो मैंने बताया, जमींदारों के जो एक तरीके के वो हो गए थे ना, क्या कहते हैं, गुंडागर्दी हो गई थी, क्योंकि उनके पास जमीन है जी। तो अमित जी, आई थिंक आप मेरी यहाँ पर थोड़ी मदद कर पाएंगे। जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट है, वो बेसिकली जिनके पास बहुत जमीन है उनसे वो सरकार जमीन वापस ले लेती, ठीक है, कह के कि नहीं ये गलत है कि आपके पास इतनी सारी जमीन है और आपके गांव में और किसी के पास नहीं है, तो जमीन जब्त कर ली जाती। उनको ऑब्वियसली जिनसे वो जमीन ली गई है कुछ पैसे दिए जाते, और फिर उस जमीन को भाग करके दूसरे लोगों को दिया जाता, पूरी फैमिली को दिया जाता कि चलिए आप अपना इस भरोसे गुजारा करिए, क्योंकि आप किसान हैं, आप जमीन लेके उसमें कुछ उगाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी प्रगति होगी, क्योंकि जमीन से हमको पता है हमको कितने फायदे हैं, है ना। तो ये भी एक चीज की गई थी। तो ये सब जो चीजें की गई हैं वो इसलिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि अच्छा आप स्पेशल हैं या आपके साथ हम अलग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ब्रिटिशर्स ने किया है, हमारे खुद के समाज ने किया है, ये जो कास्ट सिस्टम था उससे हुआ है। तो उन सब चीजों को थोड़ा बदलने के लिए, सुधार लाने के लिए, प्रगति लाने के लिए ये रिजर्वेशन लाया गया था। याफरीन, क्या आप आ गई हैं कॉल पे वापस? मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ूं मैडम? जी जी, प्लीज प्लीज। जो अभी मैडम ने बताया कि जो लैंड, मतलब एक तरह से जमीन को, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे, फिर जमींदार उसमें से हो गए, और बहुत सारे लोगों के पास इतनी जमीनें थी कि वो उतनी जमीनों पे खेती करने में सक्षम नहीं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल जमीनें नहीं थी। तो जिनके पास बिल्कुल नहीं थी उनको मजबूरी में उनकी जमीन में काम करना पड़ता था, उसकी एक छोटी मजदूरी लेकर और
सारा अनाज आता था, बहुत सारी चीजें आती थी जिसको और बेचकर पैसा दिया था। तो पैसा आता था तो उन्होंने पैसा आया तो पैसे का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पढ़ाया और बाकी चीजें की, जिससे कि बड़े बड़े पदों पर ज्यादा पैसे जहाँ कमाए जा सकते हैं वहां पे उनका कब्जा हो। इसका कारण है कि आज समाज में कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। बीच में एक कानून आया, किसी सरकार ने लाया था, इसको गांव में हम लोग मैडम सिरदरी कानून बोलते हैं यहाँ गांव में लोग। वो एक कानून आया था, उसको सरकार लेकर के जो व्यक्ति उस पे अधिया पे मजदूरी पे काम करता था उसके नाम से सरकार ने बीच में ऐसा किया था। तो वही बता रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है जिस सरकार ने उसको जब्त कर लिया, उसके बदले में कुछ पैसे दे दिए या नहीं दिए कुछ लोगों को, और जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं थी उनको कुछ जमीनें उसमें से जो है आवंटित किया सरकार। देश जो है एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो जिनके पास जमीनें नहीं है आज वो बस मजदूरी करते हैं और खाते हैं। इनके पास जमीनें भी हैं, ज्यादा जमीन है, वो ज्यादा अमीर है आज के समय में। तो अब जैसे मैं समझ रही हूँ दोनों आशा स्कूल और आस्था किरण स्कूल स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिजर्वेशन या कोटा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, यस या नो? यस, ओके। तो वैसे आज तो हमारा टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं अब आपको थोड़ा संक्षिप्त बता देती हूँ, बट पहले ये बता दूंगी कि पढ़ाई के मामले में रिजर्वेशन काफी यूनिवर्सिटीज में है, सिर्फ पब्लिक नहीं प्राइवेट में भी, ठीक है। तो हम दिसंबर में, क्योंकि हमको पता है तब आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी ज्यादा सीरियस हो जाती है और हम भी तब तक तैयारी कर लेंगे थोड़ी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्या है कि रिजर्वेशन के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं हो तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना? तो आप राइट उसका बेनिफिट कैसे लेंगे आप, इसलिए हम एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना पड़ता है, क्या आपको कागजात लगते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना, किस सब्जेक्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है, आपका क्या इंटरेस्ट है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं उन सब चीजों में, वो हम दिसंबर में डिस्कस करेंगे। आज का जो उद्देश्य है, जो ये आफरीन आप सबसे बात करने वाली थी, आई थिंक आप जब थोड़े और बड़े होंगे या फिर आप जब आरक्षण में देखेंगे, यू नो, जब आप उस कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 11th 12th में, इंटर में, किसी कॉलेज में जाने के लिए जब एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि कुछ बातें जो कही जाती हैं आरक्षण के बारे में वो सरासर गलत भी होती है और कई हद तक वो ऐसी बातें हैं जो लोगों के पास ज्यादा धन दौलत है, जिन लोगों के पास ज्यादा पावर है सोसाइटी में, वो जी राइट, तो उन लोगों से ये बात आती है। तो कई लोग आपसे कहेंगे कि अरे जो रिजर्वेशन लेते हैं उनको ये हक नहीं होना चाहिए, पढ़ लिख के अपने आओ, है ना, सब एक साथ एग्जाम दो, सब मेरिट के हिसाब से आएंगे, तुम्हारी कितनी काबिलियत है उस पे चले। ये बात गलत है, क्योंकि हमको पता है कि अच्छा रेस में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट रहता है ना, एक लकीर रहती है, वहां से हम सब एक लाइन एक साथ खड़े होके भागना शुरू करते हैं, है ना, और फिर खत्म वाली अंतिम लाइन भी एक ही होती है ना, कर लो तो पता चलता है कौन जीता कौन हारा वगैरह, है ना, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि शुरुआत में ही, जैसे मैं अगर 100 मीटर की दूरी पे हूँ अंतिम लाइन से, है ना, और करमन अगर 150 की दूरी पे है, मेरे पीछे है 50 मीटर, तो अगर मैं फर्स्ट आऊं तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो फर्स्ट आई है? नहीं ना, क्योंकि आप बोलेंगे अरे उसको तो ज्यादा भागना पड़ा है। तो रेस क्या कहते हैं, फेयर नहीं हुई, है ना, सही नहीं था ये उसके साथ, ये तो गलत बात है, वो पीछे से क्यों भागेगी, हमको तो साथ में भागना चाहिए। सच्चाई यही है कि हम सब में, अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ लोगों के लिए वो लकीर 50 मीटर नहीं, कुछ 100-200 मीटर पीछे है, ठीक है। और अगर आप उन्हीं लोगों को बोलेंगे कि जब मैं गेट सेट गो बोलूं और आप भागने लगे, तो उनके लिए वो सही नहीं होगा। ये रेस उनके लिए उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं है,
उनके लिए सही नहीं है ना। तो उस हिसाब से आरक्षण इसलिए किया जाता है कि चलो वो जो 50-100 मीटर की दूरी है उसको एटलीस्ट हम 20-30 मीटर से तो कम करें, कि चलो थोड़ी आपकी मदद हो जाए। वो पूरी मदद भी नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि नहीं, जो आरक्षण लेते हैं वो उनकी कमी, तो कुछ कमी होती है, काबिलियत कम होती है, आप उनसे तुरंत बोलिए कि नहीं है, मुझे पता है ये बात सही नहीं है, और आप जो ये बात बोल रहे हैं बहुत एक तरफा बात बोल रहे हैं, है ना, कि आपके सिर्फ आपके नजरिए से है। आप जिसके लिए ये फैसिलिटी दी गई है, जिनके लिए ये हक दिया गया है, ये चॉइस दी गई है, आप उनके नजरिए से तो देख ही नहीं रहे हैं कि हम उनके लिए ये जरूरत क्यों है ना। ऐसा तो शौक से कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक बात रही। तो अब हम जब इसके बारे में आगे और बात करेंगे, आई थिंक हम एक सेशन ऐसा भी कर सकते हैं जब हम आरक्षण को सही से समझें, क्योंकि अभी आप लोगों को आगे पढ़ाई करनी है कॉलेजेस में 11th-12th में, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक याफरीन भी तब हमारे साथ रहेंगी तो वो और अच्छे से समझा सकेंगी। तो लेकिन अभी के लिए हम यहीं पर ये क्या कहते हैं, इस मुद्दे को यहीं पर रोक सकते हैं। याफरीन, आई थिंक आप हैं मीटिंग पे? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आई डोंट नो, मेरा चल नहीं रहा था। हाँ, आपका कुछ कनेक्टिविटी का इशू है याफरीन शायद आज। राइट। तो क्योंकि आई थिंक अब 1:30 से ज्यादा ही हो गए हैं, तो राहुल सर कैसे करना चाहिए कि अब हम हाँ, नहीं सैफरन आपने सही कहा, ये आरक्षण का जो इशू है ये एक अलग सेशन में करेंगे जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आरक्षण और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सैफरन आप इसको ना मेरे ख्याल से 1 मिनट में क्लोज कर सकते हैं, आप और करमन और याफरीन, और फिर आगे का थोड़ा सा अगर इनको बता दें कि अगले आने वाले 1-2 सेशंस में नहीं तो बाद में भी बता सकते हैं, पर थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी रहेगी, तो सीरीज ऑफ सेशंस जो हम करेंगे। हाँ हाँ, तो अगले सेशन, जैसे अभी राहुल सर ने कहा, अभी अगले सेशन में वैसे अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे थे, और मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आपके टॉपिक अच्छा लगेगा या नहीं। हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हम सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमको पता है कि कानून में क्या लिखा है कि हमारे बॉडी के, हमारे अपने आत्म क्या कहते हैं, जो हमारी स्तन धन सब है, उसकी हम सुरक्षा करने के हमारे क्या अधिकार हैं, दूसरों के अगेंस्ट क्या अधिकार हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। हमको सबको पता है कि हमारी मम्मी हमें कई बार बोलती हैं कि आपको कोई यहाँ टच करे या यहाँ टच करे तो आपको तुरंत उनसे दूर हो जाना है ना। ये सब बातें हम सबने सुनी हुई है। तो हम इस सेक्सुअल वायलेंस और एक सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में अगला सेशन करना चाहेंगे, और ऐसा सेशन जो सिर्फ ऐसा ना हो कि लड़कियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो आधी प्रॉब्लम को हम बात कर रहे हैं ना। लड़के भी हों उस सेशन में, अगर आप सबको कंफर्टेबल हो तो हम वैसा कर सकते हैं। ये बात आप अपने टीचर्स से करिए, और फिर आपके टीचर्स हमें बता सकते हैं कि क्या आप इन सब से कंफर्टेबल होंगे, या अगर आपको किसी और, आपको लगता है कि अभी नहीं, शायद थोड़ी देर बाद ही बात करें, अभी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको नहीं लगता आप उस बारे में चर्चा कर पाएंगे, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्लान था, क्योंकि आई थिंक करमन और याफरीन मुझसे एग्री करेंगे, हमें लगता है ये बात जितनी जल्दी हो सके हमारे बीच उतनी अच्छी बात है ना। तो वैसे हमारा नेक्स्ट प्लान था। और आज के सेशन के लिए अगर आपको कोई डाउट्स हैं, या आपको लगता है कि कोई बात पे और थोड़ी चर्चा हो सकती है, जैसे रिजर्वेशन का तो हमको पता है, हमको फिर से आना पड़ेगा इस बात पे, या आपको लगता है कि आपकी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कोई अनआंसर्ड, जो अभी रह गई है, कोई समस्या जिसका हमने अच्छे से आपको समझा नहीं पाए कि इस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो भी हम अगली बार डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स से बता सकते हैं, वो हमको बता देंगे कि क्या करना है। और आई थिंक फाइनल नोट मेरे तरफ से ये रहेगा कि आज का सेशन जो है वो आई थिंक हमने ये सोच के किया कि हम एटलीस्ट कुछ हो ना हो अपने मन में एक बार ठान ले कि अगर हमारी इच्छा है कि हमें पढ़ना है, अगर ये इच्छा है हमारे अंदर, तो ये इच्छा को हमको टच नहीं करने देना है किसी और को। ये हमारे अंदर एकदम स्थिर होनी चाहिए, एकदम निश्चय होना चाहिए कि नहीं, हमको पढ़ना है। फिर हम आगे का देखेंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन ये एक जो निश्चय होना चाहिए, एक बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और यही हमारा आज का गोल था।
करमन या आफरीन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद हम सेशन कंक्लूड कर लेंगे। हाँ, मैं आशा स्कूल की लड़कियों से पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किए हैं, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी आपके दिमाग में है कि नहीं ये भी तो होता है, इसका तो जवाब हमें नहीं मिला, या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई। हम लोग हिंदी में इतने अच्छे नहीं हैं, तो कभी कभी हम इंग्लिश में बोल देते हैं टर्म्स, तो हो सकता है आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो प्लीज आप एक बार पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पहले आशा स्कूल के बच्चियों में से कोई बोले, उसके बाद आस्था किरण। अगर सब समझ आ गया तो आप में से कोई हमें ये बता सकता है कि आपने आज के सेशन से क्या क्या आपने सीखा है, या क्या क्या चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। कोई भी बता सकता है। आशा स्कूल से कोई बोलना चाहेंगी? कोई भी आपको लगा कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, या आपको कैसा लगा ये सेशन, वो भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से और क्लास होनी चाहिए? यस, ओके। तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया, मतलब? चलो ठीक है। आशा किरण में तो सबको आ गया। आशा स्कूल आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। ओके, कोई पॉइंट है बेटे आप लोग में से कोई बोलना चाहेंगे, चाहे आशा किरण में से कोई बच्ची या आशा स्कूल से? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हम लोग 3-4 बहन है, हमारे पापा काम कर रहे हैं मजदूरी की, 400 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से आधा पी जा रहे हैं, मतलब घर आ रहे हैं, तो हम लोग को कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? जब पैसा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है, हम तुम लोग को खिलाएं कि घर चलाएं कि क्या करें कि पढ़ाएं। बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है ये, बट आई थिंक इस चीज में बेटर होगा अगर राहुल सर और पुष्पा और लीला मैम कैन एड्रेस दिस इशू। हाँ हाँ, मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा पहले। अमित जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, आप या आपके टीचर्स? ये जो समस्या है भैया कि ये जो बच्चियां हैं, ये जो बच्ची है, ये वही अभी जो जमीन के बंटवारे की बात हो रही थी, ये ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं है, बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे हैं, और गार्जियन जो है पति जो इनके पिता हैं वो रोज डेली कमाने वाले हैं, मतलब डेली मजदूरी करके आते हैं, और आधा जो है कि आधा शराब में पी के आते हैं। अब ये जब बच्चियां डिमांड करती हैं पढ़ाई की, तो 4 बच्चियां हैं तो बोलते हैं कि सारा तो खाने में खर्च हो जा रहा है, तुमको पढ़ाई। तो ये इस बच्ची का कहना था। जी जी। वही जब अभी पिछले, मैं पीछे जाना चाहूंगा, अभी पीछे जो बात हो रही थी एजुकेशन की, शिक्षा, और उससे जो है कि एक समझ की बात हो रही थी, तो समस्या वही आती है, उसमें समस्या की बात आ रही थी, तो उसमें समस्या यही आती है कि सही और गलत। तो सही जो शिक्षित है, हमारा सही तो कुछ और है, लेकिन समाज के नजरिए से समाज का सही कुछ और होता है। प्रॉब्लम उसमें होती है, समाज का सही और हमारा सही, दोनों में जो अंतर है वही असली प्रॉब्लम की जड़ है। हाँ हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन अमित जी इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं, ये जो बच्ची ने कहा? हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वही है कि उनके परिवार में जाके उनके गार्जियन से बातचीत किया जाए। हाँ एग्जैक्टली। उन्हें जो है कि ये चीजें विश्वास में लिया जाए कि नहीं, बच्चियां भी कुछ कर सकती हैं। मैं कल भी मैंने एक क्लास लिया था, मैंने
यह था कि देखिए उसका विकल्प यही है कि जो समाज की मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उसको तोड़ने का सबसे जो सही जगह है वो परिवार है। हाँ हाँ, आप अपने तो परिवार ये बात सही है अमित जी। तो इसमें सैफरन, करमन और याफ्रीन, हम लोग बाद में ये सारे आपके सेशंस हो जाए ना, तो हम लोग पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शंस का प्लान कर सकते हैं। दूसरा तो फिर आप जी, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हेलो, हाँ अमित जी, हाँ बोलिए महेश जी, बोलिए। हाँ, इसका एक व्यवहारिक ये भी तरीका है कि जो हाँ जी। मतलब बच्ची के जो पिता हैं वो तो कहीं न कहीं मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो जो असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है और उसके तहत बच्चियों के या बच्चों की हर एक स्तर पे पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है, वो सभी को मिलती है, लिमिटेड नहीं है। अगर आप उसके तहत रजिस्टर्ड हैं और आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पढ़ाई के लिए वो मिलता ही है। तो अगर घर में 3-4 बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉर्म भर के वो भी सपोर्ट एक उनको मिल सकता है, जिससे कि बच्ची की पढ़ाई का जो खर्चा है वो उनके ऊपर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक जो है तरीका है कैसे हाँ, इसमें जो लोकल संस्था है वो हेल्प कर सकते हैं। महेश जी, ये जो आप स्कॉलरशिप बोल रहे हैं ये पूरे ऑल इंडिया है या आपके ये यूपी की बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया भैया, ऑल इंडिया है ना। हाँ, हाँ, तो इसका महेश जी हम लोग ना एक लिस्ट बना लेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन का। हाँ, इनको इन्वॉल्व करके हमारे जो टीचर्स हैं करमन और सैफरन। हाँ, मैंने भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है करमन, तो ये महेश जी जो बोल रहे हैं करमन, ये भी हम आपके संग शेयर करेंगे ये सब। इसमें थोड़ा सा अंतर करमन जी ये है कि ये जो है ये सभी बच्चों को मिलता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको इतना % मार्क्स होना चाहिए, आप इतने बच्चों को ही देना है। हाँ, अगर लेबर के अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई जूनियर में है, कोई सीनियर में है, कोई ग्रेजुएशन में है, तो सभी स्तर पे सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। ये तो अच्छी बात है। इसमें महेश जी क्या देखते हैं, इसमें बैकग्राउंड में क्या देखते हैं स्कॉलरशिप में? इसमें सिंपल एक ये होता है कि उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर ऑलरेडी उनका लेबर कार्ड बना होगा। अच्छा, लेबर कार्ड होना चाहिए। हाँ हाँ जी। तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो जो असंगठित कर्मकार वाले में आते हैं और एक असंगठित निर्माण मजदूर में आते हैं। दोनों का अलग अलग स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कि 60 रुपया कुछ फीस होती है सालाना, जिसके तहत उनका कार्ड बनता है। उसके तहत 16 अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें बच्ची की शादी से लेके और पढ़ाई का हर एक स्तर पे वो सपोर्ट मिलता है। ठीक। उसका मुझे जानकारी होगा, इनको अगर नहीं होगा तो हम अमित जी को। हाँ, नहीं हम लोग ये कंपाइल करेंगे ये लिस्ट। और ये तो अमित जी आपको भी शायद जानकारी होगी जो महेश बोल रहे हैं। भैया है, और इसमें हमारे साथी राम बच्चन जी काम कर रहे हैं। इधर इस क्षेत्र के सारे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है श्रम विभाग में, तो मैं अभी पता करता हूँ कि क्या इनके गार्जियन का हो गया है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए अप्लाई करवा देंगे। और हाँ, एकदम। और नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो करमन, मैं अगर समराइज करूं तो ये जो 2-3 पॉइंट आए हैं। एक तो पॉइंट जैसे जो आपने कहा, इन्होंने अमित जी ने, कि इनके पेरेंट्स के संग भी हम लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए। ये लोकल संस्थाएं भी कर रही हैं, अमित जी इनकी टीम और आशीष और इनकी टीम, पर हम लोग को भी करना चाहिए। और दूसरा है कि स्कॉलरशिप्स और जितने सपोर्ट्स हैं उसका जो है जानकारी जो है अगर पूरी नहीं है तो वो हम लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए। वो हम लोग कंपाइल करके करेंगे। डन सर। थैंक यू वेरी मच सैफरन, करमन, याफ्रीन। बहुत बढ़िया रहा आई थिंक पहला सेशन। बच्चों की तरफ से पार्टिसिपेशन हम लोग अच्छा था और हम लोग आशा करते हैं आगे और अच्छा होगा। और कोई क्विक फीडबैक है अमित जी आप लोगों की तरफ से, और आशीष, आस्था, किरण आप लोगों की तरफ से? हम लोग आपसे फीडबैक लेंगे बाद में भी, इस सेशन के बाद भी ले लेंगे, और वो हम लोग जो है डिस्कस करके और इसको उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे आगे वाले सेशंस में। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर समाप्त कर सकते हैं। अमित जी, आस्था, किरण? जी बिल्कुल। ओके। के बारे में तो बात हो गई है कि नेक्स्ट सेशन जो है कि उस पे होगा। हाँ, सैफरन ने जो बोला तो हाँ ठीक है। तो अभी एक तो हाँ, ये सैफरन नेक्स्ट वाला आप किस पे? अच्छा, नेक्स्ट वाला आप रिजर्वेशन पे नहीं करने वाले हैं ना? नेक्स्ट तो उस पे करेंगे आई थिंक हम वही एक बार हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेंगे टॉपिक कौन सा कर रहेगा। जी हाँ, ठीक है, वो डिस्कशन करके हम लोग अमित जी डिसाइड कर लेंगे।
आप लोग कुछ बोल रहे हैं बेटे? आस्था किरण के लोग बच्चे? सर अगर हो गया हो तो एंड कर देंगे। हाँ हो गया। चलिए, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 थैंक यू बाय 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 बच्चों, बाय बच्चे, बाय। बाय बाय।